Hello, my dear students. Today I will teach you reproduction in organisms. Here I am writing the name of chapter 1, reproduction in organisms. This chapter is divided in two parts. The first one is asexual reproduction and the second part is sexual reproduction. In this video, I will cover only first part, that is asexual reproduction. Here I am sharing my notes. Each and every organism can live only for a certain period of time. This period from birth to the natural death of an organism represents its lifespan. Lifespan वो होता है जिस दिन से हम बॉर्न हुए और जब हमारी नेचुरल डेथ हो जाए या कभी भी जब भी डेथ होती है उस पीरियड को हम कहेंगे लाइफ स्पैन. हर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन अलग अलग होता है और हर स्पीशीज का जो लाइफ स्पैन है वो डिफरेंट होगा. फॉर एग्जांपल पैरेट और क्रो दोनों ही बर्ड स्पीशीज में आएंगे बट दोनों का लाइफ स्पैन बहुत डिफरेंट है. जैसे पैरेट का जो लाइफ स्पैन है वो 140 ईयर्स है, वेयर एज क्रो का जो लाइफ स्पैन है वो सिर्फ 15 ईयर्स है. दिस लाइफ स्पैन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म are not necessarily correlated with their sizes. The sizes of crows and parrots are not very different yet. Their lifespans show a wide difference. दोनों में बहुत ही डिफरेंस है, जो कि मैंने अभी भी बताया. क्रो और पैरट का एग्जाम्पल वही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है. Similarly, a mango tree has a much shorter lifespan as compared to a peepal tree. Whatever be the life span, death of every individual organism is a certainty. That is, no individual is immortal except single-celled organisms. Reproduction हम इसको दो पार्ट में मैं तोड़ूंगी. फर्स्ट वन इज री मतलब वापस और प्रोडक्शन मतलब कोई चीज़ प्रोड्यूस करना. एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपने अपने घर में एक बकेट खरीदी. बकेट जो है हमने कुछ टाइम यूज़ की, जब ख़राब हो गया तो हमने क्या किया, उसे कबाड़ी वाले को बेच दिया. कबाड़ी वाला उसको रिसाइकलिंग के लिए लेके जाएगा फैक्ट्री में. उस जो प्लास्टिक है उसका चूरा बनेगा, देन फिर उससे कोई नया ऑब्जेक्ट प्लास्टिक का बन जाएगा. इसको कहेंगे कोई प्रोडक्ट जो है वो वापस प्रोड्यूस हुआ उसी आइटम से. बट ये नॉन लिविंग का एग्जाम्पल है. लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन तब होता है जब अपने ही जैसा, ज़रूरी तो नहीं है कि वो जो प्लास्टिक था उससे वो बकेट थी पहले और उसका हम फिर बकेट ही बनाएं. हम मग भी बना सकते हैं, टेबल चेयर कुछ भी बना सकते हैं. एकदम ज़रूरी नहीं है कि उसी का आइडेंटिकल बने, कलर भी चेंज हो सकता है. लेकिन जब लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है तो वो चाहे सिंगल पेरेंट से हो या मेल फीमेल दोनों पेरेंट्स के रिलेशन से हो, लेकिन जो ऑफस्प्रिंग होगा वो आइडेंटिकल होना चाहिए, उसका ही जीन्स होना चाहिए. दूसरा जो ऑफस्प्रिंग है उसकी ग्रोथ होनी चाहिए, वो मैच्योर भी होना चाहिए और वो खुद भी अपना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके, तब हम इसे रिप्रोडक्शन के उसमें मानेंगे. It is defined as a biological process in which an organism give rise to young ones, offspring similar to itself. जो कि मैंने अभी बताया कि अपने जैसा ही सिमिलर होना चाहिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तब उसे हम रिप्रोडक्शन कहेंगे. और अगर नॉन लिविंग है तो भाई कोई भी प्रोडक्ट बन सकता है. हमने बाल्टी का मग, टेबल चेयर कुछ भी बना लिया. The offspring grow, mature and in turn produce new offspring. Thus there is a cycle of birth, growth and death. नॉन लिविंग में बर्थ, ग्रोथ और डेथ नहीं हो रही है. यहाँ पे बर्थ भी हो रही है, बर्थ हुई, देन ग्रोथ हुआ
एंड फिर डेथ हुआ, ये 3 चीज़ होना चाहिए, ग्रो, मैच्योर एंड डेथ। ये नॉन लिविंग में नहीं होगा। अगर किसी भी चीज़ में आप ये 3 चीज़ देखते हो, बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ, तो और वो अपना ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसे हम रिप्रोडक्शन कहेंगे। रिप्रोडक्शन जो है वो जनरेशन, हर स्पीशीज में जनरेशन टू जनरेशन होता चलता रहता है। रिप्रोडक्शन enables the continuity of the species generation after generation. Types of reproduction. There are 2 types of reproduction. First one is asexual reproduction and second one is sexual reproduction. Here I am going to explain these two. Asexual reproduction. When offspring is produced by a single parent with or without the involvement of gamete formation, the reproduction is called asexual reproduction. Asexual reproduction वो होता है जहाँ single parent का काम हो, कभी कभी वहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होगा और कभी कभी नहीं भी हो सकता है, कोई इस पे बाउंडेशन नहीं है। अभी इसमें एक वर्ड आया गैमीट फॉर्मेशन। वैसे तो आप लोगों ने क्लास 11th में इसको पढ़ा है, बट आप लोगों की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, गैमीट्स क्या होते हैं? अ मेल और फीमेल सेल दैट joins with a cell of the opposite sex to form a zygote. मेल और फीमेल सेल्स ज्वाइन करके जब बनते हैं एग सेल से, तो जो जाइगोट बनेगा इस उन सेल्स को हम गैमीट्स कहेंगे। आई होप आप लोगों को ये गैमीट क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द पॉइंट। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने समझ लिया, अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जहाँ पे 2 पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट हो यंग वंस को रिप्रोड्यूस करने के लिए, और मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूजन होना बहुत ज़रूरी है। अगर फ्यूजन नहीं हो रहा है मेल और फीमेल गैमेट का, 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है ऑपोजिट सेक्स का, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं माना जाएगा। When 2 parents opposite sex participate in the reproductive process and also involve fusion of male and female gametes, it is called sexual reproduction. और जैसा कि मैंने कहा कि मैं इस पूरे लेक्चर में आप लोगों को फर्स्ट पार्ट ही समझाऊंगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें मैं पूरा कवर करूंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब मैं पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके टाइप्स कैसे होता है, वो सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे और कुछ क्वेश्चंस इस पे लगाएंगे। Asexual reproduction. In this method, a single individual parent is capable of producing offspring. As a result, the offspring that are produced are not only identical to one another, but are also exact copies of their parent. जो asexual reproduction है, आप इस पॉइंट को नोट करेंगे कि वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स के, नॉट ओनली आइडेंटिकल बट एग्जैक्टली कॉपी होते हैं, जस्ट लाइक अ क्लोन। द टर्म क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल सिमिलर इंडिविजुअल्स। ये ऐसे जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए क्लोन टर्म दिया गया है। और अब इस सेशन के कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताएंगे कि फर्स्ट क्लोन कौन है और उसका नाम बताएंगे। ये क्लास 8th की एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। चलो मैं एक छोटा सा हिंट दे देती हूँ कि वो शीप थी। अब उस शीप का नाम बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। Asexual reproduction is common among single-celled organisms and in plants and animals with relatively simple organizations. Asexual reproduction जो है वो प्लांट और एनिमल दोनों में होता है, जो भी सिंपल ऑर्गेनिजम्स हो उसमें।
देयर आर मैनी वेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें बाइनरी फ्यूजन हम अभी पढ़ेंगे. इन बाइनरी फ्यूजन in Protista and Monerans, the organisms or the parent cell divides into two to give rise to new individuals. Thus, in these organisms, cell division is itself and mode of reproduction. जो कोई भी सेल होगा, प्रोटेस्टा, मोनेरा, कुछ भी इन दोनों में से आप कोई भी ले लो, वो एक सेल है, वो एक सेल से दो में डिवाइड होगा. बाइनरी का मतलब होता है टू. बाइनरी मीन्स आप यहाँ पे शॉर्ट में कहीं भी लिख लेना कि फ्रॉम सिंगल टू डबल. इससे आपको इजी रहेगा समझने के लिए कि एक पेरेंट था, उसने दो बनाया, अब उन दोनों ने अपना अपना एक एक कॉपी बनाया तो चार हो गया. एक सेल सिर्फ एक ही सेल ज़्यादा बना सकती है, मतलब एक से दो, दो से चार, ऐसे डिवीजन चलता है. Many single celled organisms reproduce by binary fusion, where a cell divides into two halves and each rapidly grows into an adult. Example, amoeba, paramecium. पहले ये देखो, इधर ये एक एमीबा है और इसका एक न्यूक्लियस है. फिर ये सेकेंड फिगर में ये न्यूक्लियस थोड़ा सा एलोंगेटेड शेप में आ रहा है, ओवल शेप में बढ़ रहा है. फिर थर्ड फिगर में, फिगर सी में, ये दोनों अलग हो रहे हैं. यहाँ पे आप देखोगे, जहाँ पे मैं मेरा पॉइंटर है, यहाँ पे क्लीवेज शेप का बन रहा है थोड़ा सा इधर, जब आप देखोगे, और ये स्ट्रेच हो रहे हैं दोनों न्यूक्लियस आपस में. फिगर डी में आप देखोगे कि दो न्यूक्लियस तो बन गए, ये और ये दो न्यूक्लियस बन गए, बट अभी ये पूरा एमीबा जो है वो एक ही सेल वॉल है. ये देखो येलो पार्ट जो है एक ही सेल वॉल है, अभी ये डिवाइड नहीं हुए हैं, तो ये एक ही एमीबा माना जाएगा, बट इसके न्यूक्लियस दो हैं. ठीक है. अब फिगर उसके बाद में ये आपने देखा ना कि यहाँ पे क्लीवेज बन रहा है. कोई चीज़ जब आप खींचते हो, कोई रोटी तोड़ते हो या आटे का डो ले लो, उसको खींचो, तो जब आप स्ट्रेच करोगे उसको, तो बीच में ऐसा पतला सा जो पार्ट होता है ऐसे क्लीवेज शेप बनता है. लेकिन फिर धीरे से आप जब और स्ट्रेच करोगे तो वो टूट जाता है. तो जब इसमें दो न्यूक्लियस है और हम इसकी सेल वॉल को स्ट्रेच कर रहे हैं, तो ये दो पार्ट में यहाँ आके डिवाइड हो गया और दो एमीबा सेल्स हो गई, दो डॉटर सेल्स हो गई. ये इस तरह से बाइनरी फ्यूजन होता है. अब ये दोनों भी, ये वाला एक सिंगल सेल हो गया, अब ये भी ऐसे ही दो बना लेगा और ये भी दो बना लेगा. ठीक है, तो दो से चार हो गए. बाइनरी फ्यूजन में एक सेल एक और सेल बनाती है, मतलब दो हाफ में बंटता है ये. और ये फिगर एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बाइनरी फ्यूजन इन एमीबा. अब देखो बडिंग. इस फिगर में हमने बडिंग समझाया है. बडिंग इन ईस्ट, ये एक सेल था. पहला हमने समझा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फ्यूजन. एक होता है मल्टीपल फ्यूजन, जो कि आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है, पैरामीशियम में होता है. इसको आप लोग एक बार जाके सर्च जरूर करेंगे इस लेक्चर के बाद में. फिलहाल क्लास 12th की एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है पार्ट 1 में. ठीक है, ये एक पेरेंट सेल है बडिंग में. फिर ये एक छोटा सा बड बाहर आया विद इसमें भी न्यूक्लियस है. जो पहले वाला मदर सेल था ना, इसमें भी देखो एक न्यूक्लियस है. और जब इसमें से बडिंग हुई तो ये इसमें तो न्यूक्लियस है ही, इधर भी न्यूक्लियस आ गई. ठीक है, फिर ये बड जो है प्रॉपर क्लीवेज शेप यहाँ पे ले रहा है और इसके बाद में ये डिवाइड हो जाएगा. ये बड पूरा डिवाइड हो जाएगा और ये पूरा अडल्ट जो है अलग ग्रो हो जाएगा. तो ये दो बडिंग प्रोसेस इसको कहते हैं कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसे बडिंग हुई और पहले उसने धीरे धीरे ग्रो करते करते फिर वो डिटैच हो जाए कोई चीज़, तो इसे हम इस प्रोसेस को बडिंग कहते हैं. बडिंग इन ईस्ट the division is unequal and small buds are produced that remain attached initially to the parent cell, which eventually gets separated and mature into new yeast organisms or cells. Member of the kingdom fungi,
and simple plants such as algae reproduce through special asexual reproductive structures. The most common of these structures are zoospores that usually are microscopic motile structures. जो भी बर्ड से होते हैं बर्डिंग प्रोसेस से एसेक्सुअल, वो मैक्सिमम जो है वो जूस्पोर्स में ही होते हैं. Other common asexual reproductive structures are conidia, penicillium, birds hydra and gammules sponges. थर्ड जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है वो वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स आते हैं. जैसे कि जो पोटैटो है उसमें पोटैटो आइज होती हैं, तो हम उसको कई पीसेस में कट करते हैं और सॉइल में जब हम डालते हैं तो उन पोटैटो आइज से रूट बनती हैं और फिर वो प्लांट बनेगा. देन जो रूट्स हैं उसमें अंडरग्राउंड पोटैटोज आते हैं. इस जिंजर का एग्जाम्पल ले सकते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स में. टर्मरिक का ले सकते हैं, अरम का ले सकते हैं. ऐसे वेजिटेबल्स जो भी हैं वो वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स के अंडर आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. While in animals and other simple organisms, the asexual is used unambiguously. In plants, the term vegetative reproduction is frequently used. In plants, the units of vegetative propagation such as runner, rhizome, sucker, tuber, offset, bulb are all capable of giving rise to new offspring. These structures are called vegetative propagules. जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल में बताया ना कि पोटैटो में जो आई होती है वो भी वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स में आती है. टर्मरिक में भी ऐसा होता है और जिंजर में भी होता है. Obviously, since the formation of these structures does not involve two parents, इसमें दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा. कभी देखा है कि आलू में कोई सेक्सुअल प्रोडक्शन हो रहा है, कोई और एक आलू आया और एक आलू ही आई, दोनों मेल फीमेल हैं और फिर कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा नहीं होता है ना. तो इसमें भी कोई इन्वॉल्वमेंट टू पेरेंट्स का नहीं होता है. द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. The scourge of the water bodies are about the terror of Bengal. This is nothing but the aquatic plant water hyacinth, which is one of the most invasive weeds found growing. Wherever there is standing water, it drains oxygen from the water, which leads to death of fishes. अब ये टेरर ऑफ बंगाल का नाम आ ही गया है तो मैं एक स्टोरी सुना देती हूँ. वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके CDS एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है जो स्टोरी सुना रही हूँ. दूसरा CDS NDA ऐसे एग्ज़ाम से ही पूछ लिया जाता है और कभी कभी नीट में भी पूछा जा सकता है. तो मैं बता दूं कि इसके पीछे वाटर हाइसिंथिया जो है टेरर ऑफ बंगाल, जिसे हम हिंदी में जलकुंभी कहते हैं, पर्पल कलर के इसके बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं. ये एक्चुअली इंडिया का प्लांट नहीं है, वाटर प्लांट है ही नहीं, ये बाहर से लाया गया था. अब हम जानेंगे इस स्टोरी के थ्रू हाउ वाटर हाइसिंथ केम टू इंडिया. Water hyacinth was introduced in India in the late 18th century by British government, who brought it from its native South America as an ornamental plant valued for its beautiful purple flowers, जो कि मैंने अभी भी बताया. जो फर्स्ट गवर्नर ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे उनकी वाइफ लेडी हेस्टिंग्स जो थी, इसका पूरा क्रेडिट उन्हें जाता है. एक्चुअली वो एक अमेरिका की ट्रिप पे गई थी जहाँ पे उन्होंने अमेज़ॉन बेसिन में इसको देखा और उन्हें वो बहुत सुंदर लगा. तो उन्होंने अपने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग थे उनसे कहा कि भाई मेरे को ये चाहिए और इसको इंडिया में ले आओ. और उस टाइम पे इतना ज़्यादा साइंटिफिक नॉलेज लोगों को थी नहीं कि ये कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है एनवायरनमेंट में. और करंट स्टेटस ये है कि जब इसको वो गवर्नर जनरल की वाइफ जो लेडी हेस्टिंग्स थी उन्होंने तो यहाँ पे मंगवा लिया और आसपास के जितने तालाब थे वहाँ पे इसको फेंकवाया, इनके छोटे छोटे प्लांट्स, और ये बहुत जल्दी ग्रो होते हैं फ्रेश वाटर में. और करंट स्टेटस ये है कि द प्लांट इज नाउ कंसिडर्ड एन इन्वेजिव एंड प्रॉब्लमेटिक वीड दैट हैज़ स्प्रेड टू मैनी ऑफ इंडियाज वाटर बॉडीज. और इस प्लांट की वजह से जो भी फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं उनकी डेथ सबसे ज़्यादा इसी की वजह से होती है, क्योंकि इसके जो लीव्स हैं उसकी वजह से एक तो वो फ्लोट करते हैं ऊपर
बायोन्सी प्रेशर की वजह से। बायोन्सी प्रेशर आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है क्लास 10th में। और दूसरा ये कि इस प्लांट की वजह से बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है BOD वो एकदम डिक्रीज हो जाता है और नीचे की जितनी भी वाटर एनिमल्स हैं उनकी डेथ हो जाती है लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो कभी भी कोई कहे कि हम तो भैया बहुत दिन से ये टेरर ऑफ बंगाल जलकुंभी को देखते हुए आ रहे हैं, तो उनसे कहिए भैया ये एकदम गलत है। और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बाबू भाई, जो भी चीज़ खूबसूरत और हसीन दिखती है वो चीज़ ज़रूरी नहीं कि सुंदर हो, कभी कभी घातक भी हो सकती है। सो बी अलर्ट गाइस। अभी एक क्वेश्चन हम करेंगे जो NCERT में दिया हुआ है। Are you aware how plants like potato, sugarcane, banana, ginger, dahlia are cultivated? Have you seen small plants emerging from the buds called eyes of the potato tuber from the rhizomes of banana and ginger? ये आंसर मैं आप लोगों को बता देती हूँ, लेकिन आप लोग खुद भी ट्राई करना लिखने के लिए। When we carefully try to determine the site of origin of the new plantlets in the plants listed above, we will notice that they invariably arise from the nodes present in the modified stem of these plants. When the nodes come in contact with damp soil or water, they produce root and new plants. Similarly, adventitious bud arise from the notches present at margins of the leaves of bryophyllum. जो मैंने आई वाला बताया था पोटैटो का, कि हम पोटैटो में आई होती है और हम कट करते हैं और उसको सॉइल में पुट करते हैं और फिर वो प्लांट बनता है, वैसे ही ब्रायोफाइलम में भी एडवेंटिशियस रूट बर्ड्स होती हैं जिन्हें आप एक लीफ तोड़ो और सॉइल में डिप कर दो तो पूरा का पूरा ब्रायोफाइलम का जो है प्लांट बन जाता है। It is interesting to note that asexual reproduction is the common method of reproduction in organisms that have a relatively simple organization like algae and fungi, and that they shift to sexual method of reproduction just before the onset of adverse condition. Asexual, vegetative as well as sexual mode of reproduction are exhibited by the higher plants. On the other hand, only sexual mode of reproduction is present in most of animals. आई होप आप सभी को ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कवर करेंगे और उसके बाद में हम NCERT के सारे क्वेश्चंस भी थर्ड सेशन में कवर करेंगे। तो ये चैप्टर आपका बोर्ड एग्जाम के लिए पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। फील फ्री टू आस्क मी योर डाउट्स इन कमेंट बॉक्स। और आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।